हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं ईवीएस पेडागॉजी की क्लास थर्ड। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो हम शुरू करते हैं क्लास थर्ड। पर्यावरण शिक्षण मूल्यांकन की विधियां। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कल हम लोग पर्यावरण शिक्षण मूल्यांकन की विधियां पढ़ेंगे, तो हम मेन जो विधियां हैं उन्हें देख लेते हैं। साक्षात्कार विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, पोर्टफोलियो विधि, निरीक्षण विधि, आवधिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, दत्तकार विधि, चेकलिस्ट विधि और क्विज प्रतियोगिता। तो जो इंपॉर्टेंट विधियां हैं जिनसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है ईवीएस पेडागॉजी में, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी पहली विधि है साक्षात्कार विधि। बालक के आंतरिक गुणों का परीक्षण किया जाता है। इसमें बालक के समस्त गुणों का परीक्षण आमने सामने बैठकर किया जाता है। मुक्त वातावरण में रहते हुए बालक स्वतः प्रश्नों के उत्तर देता है। शिक्षक द्वारा बालक के समस्त क्रियाओं का अवलोकन किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए, जब कोई टीचर किसी बच्चे से क्वेश्चंस करता है तो वो उसका एक तरीके से साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू ले रहा होता है। जब किसी की जॉब लगती है तो जो इंटरव्यू दिया जाता है वो आमने सामने बैठा के दिया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है साक्षात्कार विधि का। अब बात कर लेते हैं हम प्रश्नोत्तरी विधि पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस विधि के द्वारा बालक के ज्ञान व उसकी कल्पनाशीलता आदि को प्रश्न पूछकर समझा जाता है। देखिए, जब एक शिक्षक बालक से प्रश्न करता है, जब वो सरल प्रश्न करता है तो वो बालक आसानी से उत्तर दे देता है। अगर वो कठिन प्रश्न करता है तो भी बालक आसानी से उत्तर दे देता है। इसका मतलब है उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है। तो यहाँ पे क्या है कि बालक की कल्पनाशीलता आदि को प्रश्न पूछकर समझा जाता है। प्रश्न पूछकर बालक की विचारधारा को समझा जाता है कि बालक कितना सोच सकता है, कितना अच्छा सोच सकता है। प्रश्न बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। देखिए, प्रश्न वैसा ही पूछा जाता है जिससे रिलेटेड बालक ने पहले कोई पाठ पढ़ रखा हो या फिर उन चीज़ों को देख रखा हो। अब हम आ जाते हैं पेज सेकंड पे। जो हमारी नेक्स्ट विधि है वो है हमारी पोर्टफोलियो विधि। यह मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें शिक्षक के द्वारा बालकों के व्यवहार का क्रमिक वर्णन किया जाता है। जब बालक कक्षा में प्रवेश लेता है उसी दिन से बालक का मूल्यांकन आरंभ हो जाता है। अंत में सभी विशेषताओं को समायोजित करते हुए शिक्षक द्वारा व्यवहार की व्याख्या दी जाती है। पोर्टफोलियो विधि में निम्न बातें ध्यान में रखी जाती हैं। वो कौन सी हैं? प्रवेश के समय बालक का पूर्व ज्ञान, कक्षा में बालक के प्रतिदिन उपस्थिति, कक्षागत गतिविधियों में शामिल होने वाले बालकों की गतिविधि इत्यादि। अब देखिए, पोर्टफोलियो विधि क्या होती है। इसमें बालक का शुरुआत से लेकर जिस दिन वो एडमिशन लेता है और जिस दिन स्कूल से जाता है बच्चा, तो वो सारा ब्यौरा जो है पोर्टफोलियो विधि में रखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं निरीक्षण विधि की। इस विधि में बालकों के व्यवहार का अध्ययन प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा किया जाता है। शिक्षक बालकों के व्यवहार को देखता है, उनकी कमियों एवं विशेषताओं पर निगाह रखी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दत्त कार्य विधि क्या होती है। यह मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें शिक्षक द्वारा किसी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को घर से करके लाने के लिए दिया जाता है। मतलब होमवर्क। जब शिक्षक बालक को होमवर्क देता है और कहता है कि ये प्रश्न आप घर से हल करके लाओगे, तो वो दत्त कार्य विधि के अंतर्गत आ जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पेज पे। अब जो हमारी अगली विधि है वो है चेकलिस्ट विधि। देखिए, चेकलिस्ट विधि को ट्रू फॉल्स मेथड भी कहता है, मतलब हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। इस मूल्यांकन विधि में शिक्षक छात्रों के मानसिक स्तर से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर निश्चित दायरे में रहकर विद्यार्थी द्वारा दिया जाता है। मतलब शिक्षक जो प्रश्न पूछेगा उसका बालक को हाँ या ना में जवाब देना होगा। ये चेकलिस्ट विधि कहलाती है। और इससे एक ही क्वेश्चन आता है कि जिसमें विद्यार्थी हाँ या ना में उत्तर देता है, कौन सी विधि कहलाती है? वो चेकलिस्ट विधि कहलाती है। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि शिक्षक पूछता है कि क्या ताजमहल लखनऊ में स्थित है, तो बालक कहते हैं नहीं। तो ये हमारी विधि कौन सी हो गई? चेकलिस्ट विधि हो गई। अब आ जाते हैं, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं देखिए क्या होती हैं। एक अच्छे परीक्षण में देखिए विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। विश्वसनीयता कैसे? परीक्षण जो है सारे परिणाम एक जैसे देगा। जब एक परीक्षण एक बालक के द्वारा किया जाए या फिर दूसरे के द्वारा किया जाए तो परिणाम सेम आएगा, तो वो विश्वसनीयता होती है। वैधता, जिस उद्देश्य के मापन हेतु परीक्षण किया जाता है, जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो रहा है तो वो उसकी वैधता हो जाती है। व्यवहारिकता, व्यवहारिकता का मतलब है बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा देना चाहिए किताबी ज्ञान की अपेक्षा। अब आ जाते हैं हम, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री।
तो जैसा कि आपके सामने देखिए फिगर बना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। शिक्षण सहायक सामग्री पहले होती क्या है उसे हम देख लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य शिक्षण के दौरान प्रयोग किए जाने वाले उन विषय वस्तुओं से है जो शिक्षण प्रक्रिया को सुगम व आसान बना देती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं शिक्षण सहायक सामग्री? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रियात्मक सामग्री। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम बात कर लेते हैं दृश्य सामग्री। देखिए कौन कौन सी होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये दृश्य सामग्री होती हैं। चित्र, चार्ट, ग्राफ, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, मानचित्र, मॉडल आदि। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्न में से दृश्य सामग्री है, उसमें श्रव्य भी मिला देगा, दृश्य श्रव्य भी मिला देगा, आपको उनमें से जो सही होगा उसका उत्तर देना है। श्रव्य सामग्री कौन सी होती है? जैसे रेडियो और टेप रिकॉर्डर होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे श्रव्य सामग्री भी उसमें कुछ ऑप्शन दे देगा और श्रव्य दृश्य सामग्री के भी दे देगा, उसमें से आपको दृश्य सामग्री का पहचानना है। आप आसानी से पहचान लोगे क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं कॉमन सेंस बेस पे आते हैं। श्रव्य सामग्री देखिए रेडियो जो सुनाई देती हैं, रेडियो टेप रिकॉर्डर। श्रव्य दृश्य सामग्री, इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के अधिकतम ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है, जैसे टीवी हो गई, फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, नाटक आदि हो गया। सबसे ज़्यादा अगर विद्यार्थी क्रियाशील होता है तो वो श्रव्य दृश्य सामग्री में होता है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें काम करती हैं, श्रव्य भी और दृश्य भी। क्रियात्मक सामग्री क्या होती है? इसके द्वारा गतिविधियों पर आधारित इसके द्वारा ज्ञान गतिविधियों पर आधारित करके प्रदान किया जाता है, अर्थात जिसमें बालक क्रियाशील रहे। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी व सार्थक होता है। किसी ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण, किसी राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण करना आदि। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा पर्यावरण शिक्षण की समस्या और पर्यावरण शिक्षण नीति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।